Hello students, as in the last video we discussed about the sequencing problem of n jobs through two machines and also discuss the algorithm of finding the minimum elapsed time for n jobs 3 machines and n jobs with m machines. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास n जॉब्स हैं और उन्हें प्रोसेस करना है 3 मशीन्स के थ्रू इन ए गिवन ऑर्डर, देन हाउ वी कैन प्रोसेस इट और हाउ वी कैन सीक्वेंस और शेड्यूल इट. ठीक है, नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट, द प्रॉब्लम ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ n जॉब्स थ्रू 3 मशीन्स. तो अब एक प्रॉब्लम हम आज कंसिडर करते हैं जिसमें n जॉब्स थ्रू 3 मशीन्स और n जॉब्स थ्रू m मशीन्स के थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज देयर आर 5 जॉब्स ईच ऑफ विच इज टू बी प्रोसेस्ड थ्रू 3 मशीन्स A, B and C in order A, B, C and the processing time in hour R. तो हमारे पास यहाँ पर 5 जॉब्स हैं, उन 5 जॉब्स को हमने 3 मशीन्स के थ्रू क्या करना है, सॉल्व करना है. द ऑर्डर ऑफ द मशीन इज गिवन एज ABC and the processing time in hour for each job on each machine is given as job is job is 1 2 3 4 5 and the machines are A, B, C. These are the machines. ठीक है, तो 3 मशीन में हमने 5 जॉब को प्रोसेस करना है. तो इनको प्रोसेस करने के लिए हम जो लास्ट लेक्चर में हमने एल्गोरिथम यूज़ की थी उसको हम डिस्कस करेंगे आज. डिटरमाइन द ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ द 5 जॉब्स एंड मिनिमम एलेप्स्ड टाइम. ऑल्सो फाइंड द आइडियल टाइम फॉर द 3 मशीन्स एंड वेटिंग टाइम फॉर द जॉब्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए 3 मशीन की प्रॉब्लम को 2 मशीन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं. तो 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन में कन्वर्ट करने के लिए हमने कुछ कंडीशंस स्पेसिफाई की थी. तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है, वी हैव टू चेक द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन A मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू द मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन B और the minimum processing time of machine C is greater or equal to the maximum processing time on machine B. तो A और C का minimum processing time A और C किन्हीं दोनों में से किन्हीं एक मशीन का या दोनों मशीन का जो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम होना चाहिए वो मशीन B के जो सेंटर में मशीन आ रही है उस मशीन के मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम से या तो ज़्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए. तब हम कहते हैं कि हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल सकता है, ऑप्टिमल सीक्वेंस हम फाइंड कर सकते हैं अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है. तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं. नाउ फाइंड द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम फॉर मशीन A. The minimum processing time for machine A which is written as minimum of TAJ. किसी भी जॉब के लिए जो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम है A में, तो A में देखेंगे मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम, द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज 3 which is equal to 3. Then find the minimum processing time on machine C. मशीन C का मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम, द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इन मशीन C इज 5 and the maximum processing time on machine B, that is TBJ. The maximum processing time in machine B is also 5. So the condition is either A or C. या तो A या C का जो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम है वो A के मैक्सिमम B के मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम से ज़्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए. तो हियर द कंडीशन इज the minimum processing time of C is greater or equal to the maximum processing time of B. So the condition holds good. तो यहाँ पर ये condition satisfy कर रही है. So we can find the optimal solution by converting the 3 machine problem into the 2 machine problem. So we have to consider 2 machines. Now consider 2 imaginary machines G and H and the corresponding processing time of the machine G and H. तो प्रोसेसिंग टाइम ऑफ G और H हम निकाल लेते हैं पहले. देन द प्रोसेसिंग टाइम फॉर G and processing time for H
फॉर द डिफरेंट जॉब्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो पहली जॉब, दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, चौथी जॉब और पांचवी जॉब के लिए हम प्रोसेसिंग टाइम निकालते हैं इमेजिनरी मशीन जी और एच में। तो जी में जो प्रोसेसिंग टाइम निकलेगा वो निकलेगा टू ऐड द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ए एंड बी, और एच में जो प्रोसेसिंग टाइम निकलेगा वो निकलेगा टू ऐड द प्रोसेसिंग टाइम इन बी एंड सी। तो इन दोनों को ऐड करो तो जी का टाइम निकल जाएगा, इन दोनों को ऐड करो तो सी का एच का टाइम निकल जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं जी का टाइम, ऐड जी का मतलब है ए प्लस बी और एच का मतलब है बी प्लस सी। ठीक है, तो ए प्लस बी अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 7, 13, 8, 7 एंड 7, एंड बी प्लस सी इज 11, 14, 6, 8 एंड 13। तो दिस इज द प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन जी एंड एच। इसके बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, शेड्यूलिंग करेंगे। ठीक है, सो द ऑप्टिमम सीक्वेंस इज फाइंड अकॉर्डिंग टू द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम ऑन बोथ द मशीन्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोसेसिंग टाइम लिख लेते हैं उनका एक बार, जी एंड एच फॉर द जॉब 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो प्रोसेसिंग टाइम हमारे पास आया था इन द फर्स्ट कॉलम, जी के लिए आया था आपका 7, 13, 8, 7, 7। इट इज 7, 13, 8, 7, 7। एच के लिए आया है 11, 14, 6, 8, 13। 11, 14, 6, 8, 13. So it becomes 11, 14, 6, 8, 13. ठीक है, now when we find the minimum processing time, when we convert the 3 machine problem into the 2 machine problem, then find the optimal sequence. वो optimal sequence निकालने की एल्गोरिथम हमने पहले भी डिस्कस की है। Now find the minimum processing time in the table. तो minimum processing time हमारा कितना है 6, and 6 is obtained in the machine 2. सेकेंड मशीन में अगर हो रहा है, सेकेंड मशीन में किस जॉब के लिए है, थर्ड जॉब के लिए, तो थर्ड जॉब को सीक्वेंस कर देंगे लास्ट से। ये जॉब सीक्वेंस हो गई है। ठीक है, 6 के बाद मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम है 7 की टाई हो रही है। 7 अकर्स 3 टाइम इन 3 जॉब्स इन मशीन जी। तीनों जॉब्स किस में है, मशीन जी में है। तो पहले कौन सी जॉब आएगी, जिसके करस्पॉन्डिंग प्रोसेसिंग टाइम लीस्ट होगा मशीन एच में। उससे नीचे कॉलम में देखेंगे जिसका प्रोसेसिंग टाइम लीस्ट होगा उसको पहले शेड्यूल करेंगे। क्योंकि ये पहली मशीन की जॉब है तो पहली मशीन की जॉब को हम स्टार्टिंग से शेड्यूल करते हैं। तो सबसे पहले शेड्यूल करेंगे 7 और इसका प्रोसेसिंग टाइम 8 है जो लीस्ट है 7 के लिए। तो इसको शेड्यूल करेंगे तो जॉब 4 पहले शेड्यूल होगी। देन इसमें 13 है, इसमें 11 है, तो जॉब 1 उसके बाद शेड्यूल होगी। देन इसमें 13 है तो लास्ट में जॉब 5 शेड्यूल होगी। अब हमारे पास केवल जॉब क्या बची, 2 बची, तो 2 को हम यहाँ शेड्यूल कर देंगे। तो दिस इज द ऑप्टिमल सीक्वेंसिंग। अब ऑप्टिमल सीक्वेंसिंग के बेसिस पे हम क्या करते हैं, टेबल डिज़ाइन करते हैं इलिप्स टाइम निकालने के लिए। देन जॉब एंड विद द हेल्प ऑफ जॉब वी कैन फाइंड फॉर मशीन ए टाइम इन, टाइम आउट। Then machine B time in, time out. Then machine C, there are 3 machines, time in, time out. ठीक है, तो अब सीक्वेंस हमारा है 4, 1, 5, 2, 3, 4, 1, 5, 2 एंड 3। ये जॉब सीक्वेंस का टाइम है। पहली जॉब 4th जॉब है, जब भी ये मशीन ए में आएगी तो उसका टाइम इन होगा 0। अब 4th जॉब को मशीन ए में कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है ये हम पीछे से देख लेते हैं। 4th जॉब को मशीन ए में कंप्लीट होने में लग रहा है 5
आवर। तो इसका टाइम आउट हो जाएगा 0 + 5, दैट इज इट इज इक्वल टू 5। ये जॉब नेक्स्ट जॉब मशीन ए में आएगी आफ्टर दिस जॉब कंप्लीट। जब ये जॉब कंप्लीट होगी तभी नेक्स्ट जॉब आएगी, तो उसका टाइम इन हो जाएगा 5। फर्स्ट जॉब को मशीन ए में कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है? तो फर्स्ट जॉब को मशीन ए में कंप्लीट होने में लग रहा है 3 मिनट या 3 आवर। तो दैट इज इट इज इक्वल टू 5 + 3 इज इक्वल टू 8। सिमिलरली नेक्स्ट जॉब इज 5, टाइम इन हो जाएगा 8, इसको कंप्लीट होने में लग रहा है 8 + 4 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट इज 12, इसको कंप्लीट होने में लग रहा है 12 + 8 इज इक्वल टू 20। ये आप चेक कर लेना पीछे टेबल पे। नेक्स्ट इज 20, इसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा 20 + 7 इज इक्वल टू 27। तो ऑल जॉब्स आर कंप्लीटेड। तो सभी जॉब्स की टाइम सीक्वेंसिंग हमने बना ली, लेकिन हमारे पास 2 मशीन्स और हैं। जब ये जॉब कंप्लीट होगी तो किस पे जाएगी? मशीन बी पे जाएगी। तो बी पे इसका टाइम इन हो जाएगा 5। अब फोर्थ जॉब को मशीन बी में कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है ये हम चेक कर लेते हैं। फोर्थ जॉब को मशीन बी में कंप्लीट होने में लग रहा है 2 मिनट। तो ये आ जाएगी आपकी, इसका टाइम आउट हो जाएगा 5 + 2 इज इक्वल टू 7। तो 7 पे ये जॉब आ जाएगी नेक्स्ट मशीन के पास। देखो 7 पे आएगी या 8 पे आएगी, डिपेंड करेगा आप इसके और इसके प्रोसेसिंग टाइम पे। यहाँ तो इसने 7 आवर में अपनी जॉब कंप्लीट कर ली, लेकिन जो नेक्स्ट जॉब है वो कितने आवर में आएगी इसके पास? 8, क्योंकि नेक्स्ट जॉब अभी प्रिपेयर नहीं है। तो जब प्रिपेयर होगी तभी आप आएगी, तो ये 8 आवर में क्या आएगी? इसके पास आएगी। तो इसका टाइम आउट हो जाएगा 8+। अब सेकंड जॉब है हमारे पास 1। फर्स्ट जॉब को मशीन बी में कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है? तो फर्स्ट जॉब को मशीन बी में कंप्लीट होने में लग रहा है 4 मिनट या 4 आवर। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 + 4 इज इक्वल टू 12 आवर। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 12 आवर में इसने कंप्लीट किया और इसने 12 आवर में प्रिपेयर करके इसको दे दी, तो यहाँ पर टाइम इन हो जाएगा 12। तो इसका टाइम आउट हो जाएगा 12+। अब फिफ्थ जॉब को मशीन बी में कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है? तो फिफ्थ जॉब को मशीन बी में कंप्लीट होने में लग रहा है 3 आवर। तो इसका टाइम आउट हो जाएगा 12 + 3 देन इट इज़ इक्वल टू 15। सिमिलरली यहाँ टाइम आउट है इसका 15, लेकिन इसका टाइम आउट कितना है 20। तो ये जॉब तभी आएगी जब कंप्लीट होगी। तो कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है? इससे ज़्यादा टाइम ले रही है, तो 20 में आएगी। तो 20 + इसका टाइम आउट हो जाएगा 5, वो पीछे टेबल से आप देख लेना, ये हो जाएगा 25। देन यहाँ जॉब 25 आवर में कंप्लीट हो गई, लेकिन नेक्स्ट जॉब प्रिपेयर होगी 27 आवर में। तो जब कंप्लीट होगी तभी इस पे आएगी 27। तो 27+ तो थर्ड जॉब का मशीन बी में टाइम देख लो। थर्ड जॉब का मशीन बी में टाइम है 1 आवर। देन इट बिकम्स 27 + 1 इज इक्वल टू 28 आवर। ठीक है। सिमिलरली थर्ड मशीन के लिए, सी मशीन के लिए अगर हम टाइम इन और टाइम आउट डिफाइन करते हैं फॉर डिफरेंट जॉब्स, तो जब फर्स्ट जॉब पहली मशीन ने कंप्लीट करके दूसरी मशीन को दी, तो दूसरी मशीन कंप्लीट करके किसको हैंड ओवर करेगी? थर्ड मशीन को। तो इसके लिए टाइम इन हो जाएगा 7, लेकिन टाइम आउट हो जाएगा 7+। तो फोर्थ जॉब को मशीन सी में कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है? फोर्थ जॉब को मशीन सी में कंप्लीट होने में लग रहा है, फोर्थ जॉब मशीन सी में कंप्लीट होने में लग रहा है 6 आवर। तो इसका टाइम आउट हो जाएगा आपका 7 + 6 देन इट इज़ इक्वल टू 13। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट जॉब अपीयर इन द मशीन सी। ये कंप्लीट हो रही है 12 आवर में और ये कंप्लीट हो रही है 13 में। तो जब ये फ्री होगी तभी नेक्स्ट जॉब को एक्सेप्ट करेगी, तो इसमें टाइम इन हो जाएगा 13। देन टाइम आउट इज़ 13+। और फर्स्ट जॉब को मशीन सी में कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है? तो फर्स्ट जॉब को मशीन सी में कंप्लीट होने में लग रहा है 7 आवर। देन इट बिकम्स 13 + 7 इज इक्वल टू 20। सो नेक्स्ट जॉब अपीयर इन 20 आवर, जो भी दोनों में से ज़्यादा होगा उतने टाइम में आएगी। इसको कंप्लीट होने में लगेगा 20+। अब हमारे पास जॉब है 5। फिफ्थ जॉब को मशीन सी में कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है, फिफ्थ जॉब को मशीन सी में कंप्लीट होने में लग रहा है 10 आवर। देन इसका टाइम हो जाएगा 20 + 10 इज इक्वल टू 30 आवर। तो नेक्स्ट जॉब यहाँ पर आएगी 30 आवर में। देन 30+, तो अगली जॉब है जॉब सेकंड को मशीन सी में कंप्लीट होने में लग रहा है 9 आवर। देन इट बिकम्स 30 + 9 इज इक्वल टू 39। तो नेक्स्ट जॉब आएगी इस पे 39 पे एंड टाइम आउट इज़ 39+। थर्ड जॉब को मशीन सी में कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है, थर्ड जॉब मशीन सी में कंप्लीट होने में लग रहा है 5 आवर। देन इट बिकम्स 39 + 5
is equal to 44 hour. So this is the optimal timetable for the 5 job in 3 machines. Now we have to find the total elapsed time. तो total time इनको यहाँ पर mention है 44 hour. So the total elapsed time is equal to 44 hour. The ideal time फॉर मशीन ए, अगर मशीन ए के लिए आइडियल टाइम निकालते तो मशीन ए फ्री कब थी, यानी कब उसके पास कोई जॉब नहीं थी। तो हम देखते हैं कि पहली जॉब से लेकर लास्ट जॉब तक तो वो बिजी थी, लेकिन जैसे ही लास्ट जॉब कंप्लीट होगी मशीन ए में, उसके बाद वो आइडियल है, उसके बाद कोई काम नहीं है। तो टोटल इलेप्स्ड टाइम है 44 में से 27 को माइनस करोगे तो मशीन ए का आइडियल टाइम निकल जाएगा। देन इट इज़ इक्वल टू 44 माइनस 27 इज इक्वल टू 17 आवर, ये इसका आइडियल टाइम होगा। नाउ द आइडियल टाइम फॉर मशीन बी। अब मशीन बी के लिए आइडियल टाइम देखते हैं, तो मशीन बी आइडियल कब रहेगी, जब फर्स्ट जॉब फर्स्ट मशीन में चल रही थी तो मशीन बी के पास कोई काम नहीं था, पहला काम इसके पास आया 5th आवर में, तो 5 प्लस आफ्टर 5 आवर। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये इनके टाइम इन और टाइम आउट में क्या डिफरेंस है हर जॉब के उसके नेक्स्ट जॉब से। ये है 7 आवर में इसने कंप्लीट कर दिया, लेकिन अगली जॉब आई 8 आवर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने आवर का है, 1 आवर। तो 1 आवर ये रुकेगा और वेट करेगा, 1 आवर रुकेगा, आइडियल रहेगा। तो ये आ जाएगा 1 आवर प्लस फिर यहाँ 12 पे है, 12 पे ही जॉब मिल गई, बिजी रहा, ठीक है। 15 पे है, लेकिन यहाँ जॉब जो आई वो 20 पे आई, तो 20 माइनस 15 प्लस 5 आवर प्लस नेक्स्ट जॉब है 25, यहाँ पर आई 27 पे, 27 माइनस 25 इज 2 आवर प्लस अब लास्ट जॉब के लिए अगर देखें तो जैसी लास्ट जॉब यहाँ कंप्लीट होगी तो किसको हैंड ओवर करेगा, मशीन सी को। अब इसके बाद क्योंकि कोई जॉब नहीं है, इसके बाद हमारे सीक्वेंस में कोई जॉब नहीं है, लास्ट जॉब है, तो इसके बाद जब इसमें काम चलेगा तो ये मशीन क्या रहेगी, आइडियल रहेगी। दैट इज इट इज़ इक्वल टू 44 माइनस 28, ठीक है। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं देन इट बिकम्स 29 आवर। सिमिलरली द आइडियल टाइम फॉर मशीन सी। अब मशीन सी के लिए आइडियल टाइम निकालते हैं, तो पहला आइडियल टाइम तो आएगा जब मशीन ए और बी में काम चल रहा था पहली जॉब के लिए, तो उस समय मशीन सी बिल्कुल फ्री थी। इसका पहली जॉब कितने टाइम पे आई, 7 आवर में आई, तो फर्स्ट आइडियल टाइम इज 7 प्लस इसके बाद देखते हैं 13 पे यहाँ आया, 13 पे यहाँ आया तो बिजी रहा, 20 पे यहाँ आया, 20 पे आया बिजी रहा, 30 पे यहाँ आया, 30 पे आया बिजी रहा, 39 पे आया, 39 पे आया बिजी रहा। तो इसका जो टोटल टाइम होगा वो कितना आएगा, 7। आइडियल टाइम इज 7 आवर ओनली, केवल इतने टाइम के लिए आइडियल रहेगी, ठीक है। नाउ द वेटिंग टाइम ऑफ जॉब्स बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में अगर वेटिंग टाइम देखते हैं तो 5, 5, 8, 8, 12, 12, 20, 20, 27, 27 देयर इज नो वेटिंग टाइम। जॉब कंप्लीट हुई, हैंड ओवर करी, कंप्लीट हुई, हैंड ओवर करी, कंप्लीट हुई, हैंड ओवर, तो इनके बीच में कोई वेटिंग टाइम नहीं है। नाउ द जॉब हैव टू वेट फॉर लोडिंग ऑन सी। अब सी में देखते हैं कि सी में लोड होने के लिए कितना वेट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ये जॉब 12 आवर में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन यहाँ पर जॉब प्रिपेयर नहीं थी, यहाँ पर मशीन सी फ्री नहीं थी, तो इस जॉब को यहाँ क्या करना और क्यू में वेट करना पड़ा 1 आवर के लिए, यहाँ पर 5 आवर के लिए, यहाँ पर भी 5 आवर के लिए और यहाँ पर 11 आवर्स के लिए। सो द वेटिंग टाइम ऑन लोडिंग ऑन शी, देयर इज नो वेटिंग टाइम फॉर ए एंड बी, देयर इज नो वेटिंग टाइम of jobs between A and B। A और B के बीच में कोई वेटिंग टाइम नहीं है, but the jobs have to wait for loading on machine C for 1 plus 5 plus 5 plus 11 hour and it is equal to 22 hours. So it is the waiting time for loading the job on machine C। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हमारी 3 मशीन की प्रॉब्लम है उन 3 मशीन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम सिंपल है, पहले कंडीशन चेक करनी है,
फर्स्ट और थर्ड मशीन का मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम सेकंड मशीन के मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम से या तो ज़्यादा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन प्रॉब्लम में चेंज करते हैं बाय एग्जामिन और 2 इमेजनरी मशीन्स जी एंड एच। जी और एच का प्रोसेसिंग टाइम निकालते हैं। कैसे? जी का प्रोसेसिंग टाइम है ए प्लस बी का प्रोसेसिंग टाइम और एच का प्रोसेसिंग टाइम है बी और सी के प्रोसेसिंग टाइम का सम, ठीक है। जब हमको 2 मशीन की प्रॉब्लम में चेंज हो जाती है जी और एच में तो उसको सीक्वेंस कर लेते हैं मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम के बेसिस पे। सीक्वेंस करने के बाद हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 3 मशीन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व द n जॉब्स थ्रू m मशीन प्रॉब्लम, जहाँ पर नंबर ऑफ जॉब्स है और नंबर ऑफ मशीन्स हैं, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने की मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।